सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो चैनल है आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए है। आज की जो वीडियो है, यह वीडियो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के TG2 की एक पोस्ट होती है इसमें, और उस पोस्ट में आपके लिए दो पेपर एक ही होता है, लेकिन वह पेपर दो खंडों में विभाजित होता है। उसका पार्ट ए कंप्यूटर के लिए होता है, उसका पार्ट ए कंप्यूटर होता है, और पार्ट बी में टेक्निकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट ए जो होता है, इसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें 1/4 अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और पार्ट बी जो टेक्निकल होता है, उसमें आपसे 150 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी, प्लस 20 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे। और ये वाली जो कॉपी है, यह कॉपी तभी चेक होती है जब आप इसमें 20 नंबर लेके आएंगे। यदि आपके 20 प्रश्न सही हैं नेगेटिव मार्किंग के उपरांत, तब ये कॉपी आपकी चेक होगी। अन्यथा आप इसमें 150 में से 150 नंबर भी ले आएंगे, तब भी ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंप्यूटर क्वालिफाई होंगे, कंप्यूटर के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स रखे हैं लोगों ने, यूपीपीसीएल वालों ने, वह रखे हैं 20। तो यदि आप कंप्यूटर क्वालिफाई होंगे तभी आपकी ये कॉपी जचेगी। तो इस कॉपी को जचाने के लिए, चेक कराने के लिए, हमें इसमें 20 नंबर लाने अत्यंत आवश्यक हैं। वो 20 नंबर कैसे आएंगे, उसके लिए आज ये वीडियो है। और इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में मैं आपको इस लायक बना दूं कि कंप्यूटर में आप 20 नहीं, कम से कम 30 मार्क्स ला सकें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से। ईयरफोन लगा लीजिए कानों में और बैठ जाइए। पूरा जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वह कोई भी क्वेश्चन हो। ध्यान रहे, ये जो वीडियो है 1 लाइनर के फॉर्म में है, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो यदि आप इस वीडियो को भली प्रकार देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्यूटर का ओवरव्यू आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर पूरा आप इसको 100% याद करना चाहते हैं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है, पूरी वीडियो में इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा। प्रयास है कि आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से। किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल दे सकूं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है सामान्यतः कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका आंसर है 3 प्रकार के। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह देख लेंगे हम आगे। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा कंप्यूटर है ये देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कार्य के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है? जो एनालॉग सिग्नल पे काम करे। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नलों पे काम करे। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण सम्मिलित रूप में हो। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन किस रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसमें डाटा ट्रांसमिशन किस रूप में होता है? तो इसमें होता है एक सीधी रेखा के रूप में। कैसा? एक सीधी रेखा के रूप में। तापमान, दाब एवं अन्य भौतिक प्रकृति की सूचनाएं इत्यादि मापने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर आदि को मापने के लिए और अन्य फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर में एएलयू और सीपीयू किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। देखिए, कार्य के आधार पर जो थे मैंने बता दिए। ये संरचना और कार्य के आधार पर और भी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो उसमें से एक कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का पार्ट्स होता है एएलयू और सीपीयू। सीपीयू कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं ये पूछा है। तो ये दोनों एक ही चिप पर
व्यवस्थित होते हैं? कहाँ व्यवस्थित होते हैं? एक ही चिप पर दोनों व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी कंपनियों, बैंक अथवा सरकारी विभागों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे सैमसंग, नोकिया या और भी बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, मैं मोबाइल कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं। सैमसंग मोबाइल ही नहीं बनाती है, सैमसंग मोबाइल के साथ फ्रिज और अन्य भी घरेलू उपकरण बनाती है, टीवी भी आती है सैमसंग की। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग। किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला है, सर्वाधिक तेज गति, अधिक संग्रहण क्षमता, अथवा संग्रह का मतलब होता है स्टोरेज करने वाला, सबसे तेज चलने वाला और सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला। तेज चलना इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क पर चलना, अर्थात सबसे तेज जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे हाई होती है और जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे हाई होती है, वह कौन सा कंप्यूटर होता है? तो यह होता है सुपर कंप्यूटर। नाम से प्रदर्शित होता है सुपर। सुपर क्यों लगाया इसके नाम के आगे? इसीलिए लगाया कि एकदम सुपर तरीके से काम करता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर तो यह है क्रेवन। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन। अगला प्रश्न है, क्रेवन सुपर कंप्यूटर को कब और किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? क्रेवन जो सुपर कंप्यूटर है उसको किसने और कब विकसित किया? तो ये सन 1976 अर्थात 1976 में के रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया। क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया था क्रेवन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, मैंने विश्व का बता दिया आपका, विश्व का है क्रेवन। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। क्या है? परम 8000। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों का ही मिश्रण किस रूप में होता है? वीडियो अगर सही प्रकार से देख रहे हैं तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था, जहां पर कंप्यूटर के 3 प्रकार बताए थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल के जो सम्मिलित रूप होता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों का ही मिश्रण किस कंप्यूटर में होता है? तो यह होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। किस में होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किस डिवाइस को माना जाता है? विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किस डिवाइस को माना जाता है? तो यह है अबेकस। कौन सी डिवाइस है? इसको कहते हैं हम अबेकस। अबेकस को विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। अबेकस कैसा होता है? तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, अबेकस कुछ इस प्रकार से, जिसको हम हिंदी में बच्चों ने सभी ने देखा होगा, इसको हम कहते हैं गिनतारा। क्या कहते हैं? गिनतारा। इस प्रकार से कुछ होती है आकृति, जब आप बचपन में पढ़े होंगे सब तो देखा होगा, जिसमें मोतियाँ मतलब कुछ गिट्टियाँ पिरोई होती हैं। यहाँ पर 2 होती हैं, फिर इससे अगली में 3, उससे अगले में 4। तो इसको प्रथम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अबेकस का आविष्कार चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था अबेकस का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया गया था चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है किसको? सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। कंप्यूटर अगर दिया आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। जी हाँ, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना कब की? अर्थात चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने कंप्यूटर को कब सोचा? कंप्यूटर की परिकल्पना कब की थी इन्होंने? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी 16वीं शताब्दी में। कब की थी? 16वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? कौन सा है? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। अब आपसे ENIAC का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है। ENIAC का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में मैंने खुद इसमें पूछा है, PDF में आपसे पूछा गया है ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। तो चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन का समय। कंप्यूटर की जनरेशन आई थी, 4 जनरेशन थी, 5 जनरेशन थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियो में बता दिया है।
तो कंप्यूटर की जो प्रथम जनरेशन थी, इस जनरेशन का समय कौन सा है, ये पूछा है, समय मतलब कार्यकाल। तो कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन का कार्यकाल है 1945 टू 1954, 1945 से लेकर 1954 तक। कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन जो थी उसका समय था 1945 से लेकर 1954। वीडियो देखिए, ये भी बताऊंगा, कन्फ्यूजन होगा बहुत कि कब से कौन सा कब तक है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको एक बार में एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आराम से याद कर लेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ये भी प्रश्न है कि कंप्यूटर की जो प्रथम जनरेशन थी उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो कंप्यूटर की जो प्रथम जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब, अर्थात इसको वैक्यूम ट्यूब नहीं दिया हो तो निर्वात ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब से क्या फ़ायदा हुआ था ये देख लीजिए। वैक्यूम ट्यूब से क्या था कि वैक्यूम ट्यूब के कारण कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर का आकार क्या था, काफ़ी बड़ा था, और जब ये कंप्यूटर चलता था तो काफ़ी टाइम स्टार्ट होने में लगता था, और इसके द्वारा हीट भी काफ़ी उत्पन्न होती थी, अर्थात ऊष्मा का अत्यधिक उत्पादन करता था। इसी कारण कंप्यूटर तो बन गया था ये, लेकिन ये अधिकांशतः प्रयोग में नहीं आया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन का कार्यकाल क्या था। तो प्रथम का याद हो गया होगा आपको, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में प्रथम का कार्यकाल क्या था। मैं बताता हूँ, प्रथम का कार्यकाल था 1945 से 1954 तक। द्वितीय जनरेशन का क्या होगा, तो द्वितीय जनरेशन का 54 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 54 तक तो प्रथम का रहा था। तो जो द्वितीय जनरेशन है उसका 54 खत्म हो गया, जब प्रथम का 54 में ख़त्म हो गया तो 55 से 1955 से क्या हुआ, द्वितीय जनरेशन स्टार्ट हुई और 64 तक चली। द्वितीय जनरेशन कब से, 55 से और 64 तक। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आप जनरेशन के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है कौन सी कब से स्टार्ट हुई है, मैं आपको एक बार में सारी याद करा दूंगा। अगला है, द्वितीय जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग द्वितीय जनरेशन में किया गया था। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, याद हो गया आपको, और द्वितीय जनरेशन में हमने प्रयोग किया था ट्रांजिस्टर का। आप इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी हैं, सबको पता होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर एक वह युक्ति होती है जिसमें दो डायोडों के जोड़ से बनाई जाती है। अब डायोड क्या होता है, इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। अब पूछा गया है, तृतीय प्रश्न है कि कंप्यूटर की तृतीय जनरेशन का कार्यकाल कितना था। थर्ड जनरेशन जो आई वह कब से कब तक चली। तो थर्ड जनरेशन का जो कार्यकाल था वह था 1965 से 1974 तक। क्या था, 1965 से 1974 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। तो तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आईसी। इसको आईसी भी कहते हैं। आईसी समझ रहे हैं ना आप। टीवी, मोबाइल या और भी कोई इक्विपमेंट आप जब संभलवाने ले जाते होंगे तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि इसकी ये आईसी ख़राब है, ये आईसी ख़राब है। उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो उसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही आईसी कहा जाता है। एडिशनल जानकारी जो इस लेक्चर में आपको दी जा रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी आपको कहा जाता है। देखिए अगला है, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का कार्यकाल क्या है। तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का कार्यकाल है 1975 से अब तक। 1975 से अब तक क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का कार्यकाल क्या है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि टोटल पीढ़ी जो है कंप्यूटर की वह कितनी है। तो कंप्यूटर की टोटल पीढ़ी है 5। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। तो अभी जो वर्तमान में जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की वह चौथी और पाँचवीं दोनों जनरेशन साथ चल रही हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि प्रत्येक जनरेशन में, आपने तो प्रश्नों के माध्यम से बता दिया कि पहली में क्या प्रयोग किया गया, सेकंड के क्या, एक बार में याद हो जाए हमको। तो चलिए मैं कुछ ऐसी भी कोशिश करता हूँ। देखिए कंप्यूटर की 4 जनरेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। देखिए पहली में किसका प्रयोग किया गया, दूसरा कलर लेता हूँ। पहली में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब याद करने के लिए। दूसरी में प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर और तीसरी में प्रयोग किया गया आईसी।
अब आप कहेंगे कि चौथी में क्या प्रयोग किया, तो चौथी में हमने माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू प्रयोग कर लिया। क्या, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। पाँचवीं जनरेशन में किसका प्रयोग करेंगे, तो पाँचवीं जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग करेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि कौन सी जनरेशन कब तक चली है, कैसे याद होगा। तो आप मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, जैसे 9084 कोई भी नंबर, आप अपनी उनका या उनका भी तो नंबर याद करते होंगे या घर वालों का नंबर याद करते होंगे, तो वैसे ही याद कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा 45 54 55 64 45 54 55 64 65 74। अब देखिए, अब आपको बस इतना याद कर लीजिएगा, 45 54 55 64 65 74, 45 54 55 64 65 74, 45 54 55 64 65 74। देखिए याद हो जाएगा कैसे। अब देखिए, जो प्रथम जनरेशन का कार्यकाल है वह है 45 से 54, सेकंड जनरेशन का कार्यकाल है वह है 55 से 64, और थर्ड जनरेशन का जो कार्यकाल है वह है 65 से 74। अब आप कहेंगे सर ये तो 3 जनरेशन हुई, चौथी जनरेशन कहाँ हुई, तो चौथी जनरेशन जो है आपकी 75 से लेकर स्टार्ट हो गई और अब तक चल रही है। अब कहेंगे आप कि पाँचवीं जनरेशन, तो पाँचवीं और चौथी जनरेशन का कार्यकाल साथ साथ में ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर अर्थात जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं उसका प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा या किया गया है। तो कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में जिस टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग किया है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट मूवी जो देखी है आपने, तो उसमें जो चिट्ठी बना है उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि बीजीए, अगला प्रश्न है वीजीए का पूर्ण रूप क्या है। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, एब्रीवेशन बहुत पूछी जाती हैं। तो वीजीए का पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिकल एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिकल एरे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रैम और रोम किस पर व्यवस्थित होते हैं। रैम और रोम, आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में रैम और रोम के पूर्ण रूप बताइए। ये कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो ये व्यवस्थित होते हैं मदरबोर्ड पर। कहाँ व्यवस्थित होते हैं, यह व्यवस्थित होते हैं मदरबोर्ड पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। चलिए, कंप्यूटर को बताने से पहले एक चीज़ और बताइए। यदि मैं पूछूं कि मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वह बताएंगे कि सर आँख होता है, दिल होता है और कान होता है, नाक होती है। लेकिन ये तो मजाक था। जो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह होता है हमारा मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क अर्थात दिमाग। तो जिसका दिमाग नहीं हो, यदि ईश्वर ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाए या उसकी मेमोरी काम करना बंद कर दे, तो उसको उतना महत्व दिया जाता है, उसको एक इंसान मान लिया जाता है, एक डब्बा मान लिया जाता है कि हाँ एक डब्बा है, पागल है, इससे कोई भी बात करनी सही नहीं है, क्योंकि पता है कि उसका दिमाग ख़राब है और कोई चीज़ थोड़ी ख़राब होती है उसकी। तो उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह होता है सीपीयू। सीपीयू क्यों होता है, क्योंकि सीपीयू को ही तो हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। RAM, रैम, ये राम नहीं है, रैम है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम तो यह है एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है। किस प्रकार की, प्राथमिक मेमोरी। अब देखिए कंप्यूटर की जो अब यहाँ पर मेमोरी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेमोरी जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी दो भागों में बटी हुई होती हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। ये पढ़ेंगे आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो रैम प्राथमिक मेमोरी होती है रैम। अब रैम का हमें पूरा नाम पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, रैंडम का मतलब होता है अचानक से। क्या मतलब होता है, अचानक से। एक्सेस करना मतलब प्रवेश करना, अचानक से कहीं भी कोई चीज़ रखना या प्रवेश करना। और मेमोरी मतलब स्मृति। तो ये जो मेमोरी होती है अचानक से कहीं भी प्रवेश करती है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए प्रश्न ही आंसर देता है हमको कभी कभी।
देखिए रीड ओनली मेमोरी, रीड अर्थात पढ़ सकते हैं, ओनली मतलब मात्र, और मेमोरी मतलब स्मृति, मतलब इस स्मृति को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए रोम का पूरा नाम हो गया रीड ओनली मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के ALU, कंप्यूटर के लिए ALU शब्द का पूर्ण आशय क्या है? कंप्यूटर के लिए ALU शब्द का पूर्ण आशय क्या है? अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है ALU का पूरा नाम। तो कंप्यूटर के लिए ALU शब्द का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या नाम होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है ASCII, इसको बोलते हैं आस्की। ये वो आस्की नहीं, आस्की 2 या आस्की 1 जो फिल्म देखी होंगी आपने, ये है कंप्यूटर के लिए आस्की। आस्की का पूरा नाम क्या होता है? ASCII। इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ध्यान रहेगा हमेशा। अगर याद नहीं हो रहा है तो 2 से 3 बार दोहराइए, बोलिए मेरे साथ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस क्या आउटपुट डिवाइस है? देखिए PDF में गलत हो गया है यहाँ पर। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस, ये माउस से ही मैं आपको यहाँ पर ये कर्सर चला रहा हूँ, ये माउस से ही चला रहा हूँ। तो माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट। इनपुट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये मैं कट करता हूँ इसको। ये जो है ये माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभी। अगला प्रश्न है माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि किस डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, तो वह जानते हैं हम माउस को। पॉइंटिंग क्यों? क्योंकि इसका ये जो कर्सर चल रहा है, ये जो है, ये पॉइंट की भांति तो घूमता है पूरे स्क्रीन पर ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। किसको? माउस को। अगला प्रश्न है माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लीजिएगा, माउस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से माउस होते हैं? एक मैकेनिकल माउस और दूसरा मैकेनिकल माउस और दूसरा ऑप्टिकल माउस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है LCD। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? LCD, आप घरों में कहते होंगे कि हमारे घर पे LCD है, उसका पूरा नाम आपको याद नहीं होगा तो आज याद कर लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LCD की तरह एक चीज़ और होती है, क्या होती है? वो होती है LED। उसका पूरा नाम क्या है? पूछा जाएगा आपसे। LED का पूरा नाम क्या है? अगला ही प्रश्न पूछ लिया गया। तो LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए LCD और LED में काफ़ी अंतर है। तो LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। हिंदी में इसका नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर आप हिंदी याद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम होता है, मैं बोल रहा हूँ, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में TFT का पूरा नाम क्या है? TFT का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर शब्दावली में? तो कंप्यूटर शब्दावली में TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या नाम होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक। स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो यह सभी इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के माध्यम से हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में डालते हैं। जब आप कोई भी फॉर्म भरवाने जाते होंगे, ITI का प्रवेश लिया होगा तब भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो क्या करते हैं, वहाँ हमारी मार्कशीट को या हमारे फ़ोटो को क्या किया जाता है, एक इस डिब्बा नुमा आकृति में बंद कर दिया जाता है, मतलब ऐसे रखा जाता है, और वो क्या करता है, हमारे इसकी फ़ोटो कंप्यूटर में शो हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, कंप्यूटर में हमारी इसकी जो फ़ोटो है, यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो रखा है यहाँ पर, वो कंप्यूटर में हमें प्रदर्शित होने लगती है। ये कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पर यह फ़ोटो अगर है कुछ, तो स्कैनर जब स्कैन करेगा, स्कैन करने के उपरांत यह फ़ोटो हमको यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ, सेकंड कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर हमको प्रदर्शित होने लगती है। जो हमने यहाँ जैसा हम स्कैनर में रखेंगे, स्कैनर वैसा ही उसको स्कैन करके क्या करेगा, यहाँ पर हमको दर्शाने लगेगा। तो ये किस प्रकार की डिवाइस हो गई, ये इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि कंप्यूटर से इसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा जाता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक सभी ग्रामीण राज्यों से होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ग्रामीण राज्य और गाँव से होंगे।
ट्रैक्टर का भी देखा है, ट्रैक्टर के गियर की भांति ये होती है जॉयस्टिक। ट्रैक्टर का जो गियर होता है उसकी भांति होती है जॉयस्टिक। और ये कैसी डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर शब्दावली में OCR का पूर्ण रूप क्या है, OCR का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर शब्दावली में, तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन किस प्रकार की डिवाइस है। माइक्रोफोन, देखिए मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन के ही माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो माइक्रोफोन किस प्रकार की डिवाइस है, यह है इनपुट डिवाइस। MICR का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, जो मिले वह लगा देना। अगला देखते हैं VCR। VCR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है बार कोड रीडर। क्या रूप होता है, बार कोड रीडर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, आउटपुट। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि प्रिंटर और माउस इनके बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सा इनपुट होता है कौन सा आउटपुट, तो बस मैं तो इससे ज़्यादा मेहनत करके मैं आपको नहीं बता सकता। अगला है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापते हैं, तो प्रिंटर की क्वालिटी हम मापते हैं DPI में, डॉट पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, डॉट, मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन। ध्यान रखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 प्रकार हैं, डॉट, मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का प्रयोग होता है और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का प्रयोग नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था वीडियो के कि कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी, एक प्राथमिक मेमोरी, ये मेमोरी यहाँ सही से टाइप नहीं हो पाया है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। किस मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है, तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव आदि किस प्रकार की मेमोरी हैं, तो हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी है क्योंकि हम इसको अलग से लगा सकते हैं, अलग से बदल भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम, तो रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वह मेमोरी होती है जिसमें लाइट जाने के उपरांत डाटा मिट जाता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको, राम या रैम, ठीक है। अब देखिए जब आप सेलिब्रिटी बन जाएं, मजाक कर रहा हूँ, जब आपसे अचानक से बहुत सारे लोग आके एकदम राम राम करें, ठीक है, तब आपको ये याद रहेगा कि किसने हमसे राम राम करी, भूल जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार रैम में भी हम जो डाटा डालते हैं वह अचानक से यदि लाइट चली जाए तो भूल जाते हैं। रैम में से वो डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में क्या होता है, रोम में यदि डाटा आपका सेव हो गया तो वह परमानेंटली रहेगा। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया, द्वितीयक मेमोरी है अर्थात सेकेंडरी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मेमोरी रैम में डाटा किस रूप में रहता है। रैम में जो डाटा रहता है वह स्थायी रूप में रहता है। इसमें से देखिए प्राथमिक मेमोरी में डाटा वॉलेटाइल रूप में रहता है। रैम में डाटा वॉलेटाइल का अर्थ है कि विद्युत सप्लाई के कट होते ही डाटा स्वतः मिट जाता है। रैम का जो डाटा होता है वह लाइट के जाने के बाद स्वतः ही मिट जाता है। देखिए यहाँ पे रैम अर्थात राम लिखा, राम अर्थात राम राम हमसे बहुत लोगों ने करी परंतु हमें क्या रहा, याद नहीं रहा। समझ गए, मैंने ऐसे ट्रिक बना के याद किया है, आप कैसे भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। अगला प्रश्न है, SRM का पूर्ण रूप क्या होता है। रैम सुन लिया हमने, अब SRM, तो SRM होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्पीड डायनेमिक मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। SRAM किस की तरह व्यवहार करती है। SRAM का प्रयोग किस तरह किया जाता है, तो SRAM का प्रयोग हम कैचे मेमोरी की भांति करते हैं। किसकी भांति करते हैं, कैचे मेमोरी की भांति SRAM का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, DRAM का कहाँ प्रयोग होता है। DRAM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, डायनामिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का प्रयोग हम पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं। अगला प्रश्न है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम, तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि रोम में डाटा किस समय स्टोर किया जाता है? देखिए, यदि वीडियो में कोई कमी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रोम में डाटा किस रूप में स्टोर रहता है? तो रोम में डाटा कब स्टोर होता है? ये उत्पादन के समय। उत्पादन अर्थात जब हम बनाते हैं रोम को। कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पी रोम का पूर्ण रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा अब मुझे प्रश्न मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ याद कर लीजिए। ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है डबल ई प्रोम, तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क याद रखिए, फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है? द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। क्या? फ्लॉपी डिस्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्लॉपी में डाटा कैसे बटा रहता है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है, तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक एवं सेक्टरों के रूप में बटा होता है। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वह होती है 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क में किसकी स्पीड अधिक होती है? हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क में किसकी स्पीड अधिक होती है? तो यहाँ पर स्पीड अधिक होती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क में स्लॉटर हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं जो हार्ड डिस्क धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज करने हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। अगला है ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है। जो आप CD प्रयोग में लाते हैं उसको हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को CD कम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें डाटा को एक बार लिखा जाता है और बार बार रीड किया जाता है। और साधारण CD की जो स्टोरेज क्षमता होती है वह कितनी होती है? 700 MB। अब यहाँ पर अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, DVD या CD जो होती है हमारे घर पे, उसकी कैसेट कुछ इस प्रकार की होती है, कैसेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। ये ऑप्टिकल रूप में होती है, और इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें डाटा एक बार में ही एंटर कर दिया जाता है, उसको हम बदल नहीं सकते। अर्थात यदि हम इसमें ये कोई भी फिल्म की CD लेकर आए, मान के चलिए कोई भी फिल्म में या कोई किसी की बायोग्राफी की CD लेकर आए, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक बार प्रथम बार देखा तो इसमें कोई फिल्म थी और दूसरी बार देखा तो कोई दूसरी फिल्म थी। मान के चले अभी देखा तो रावण मूवी थी और सेकंड बार देखा तो इसमें रोबोट मूवी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। यदि आपने प्रथम बार जो मूवी देखी वही मूवी हमेशा इसमें रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार जो डाटा स्टोर कर दिया जाता है वह बदलता नहीं है। हम जो डाटा स्टोर कर दिया गया वही परमानेंटली बार बार पढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसको हम ऑप्टिकल डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो DVD का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का पूर्ण रूप क्या है? DVD का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों को प्रोसेस किया जाता है? आंकड़ों को प्रोसेस करते हैं हम CPU के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? CPU के द्वारा। अगला प्रश्न है वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? संग्रह क्षमता अर्थात स्टोर करने की क्षमता, तो वह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर में सिस्टम एवं यूजर के बीच संपर्क स्थापित कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है यूजर इंटरफेस। क्या कहलाती है? यूजर इंटरफेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है CUI। CUI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जबकि GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम है विंडोज। क्या है? विंडोज। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है विंडोज। क्या है? विंडोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क से हटाई गई प्रत्येक फाइल कहाँ पर स्थापित होती है? हार्ड डिस्क से जिस फाइलों को हम हटा देते हैं वह फाइल कहाँ जाती हैं? तो वह फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन। अगला प्रश्न है एक समय में एक से अधिक अर्थात एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकों को क्या कहा जाता है? कहते क्या है हम उसको? तो उस तकनीकों को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है विंडो एक्सपी क्या है? विंडो एक्सपी क्या है पूछा गया है आपसे। तो विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लो लेवल भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लो लेवल भाषा को अन्य मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दर्शाया जाता है? तो किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दर्शाया जाता है? यह दर्शाया जाता है टाइटल बार में। कहाँ? टाइटल बार। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? डेस्कटॉप पर हम कोई भी नया फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर का आदेश देते हैं। क्या देते हैं? न्यू फोल्डर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है फाइल। क्या है? फाइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो किसी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम रीनेम का आदेश देते हैं। क्या? रीनेम। रीनेम। अगला प्रश्न है कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? तो कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है पूछा गया है आपसे। तो कॉपी कमांड सेव होती है क्लिपबोर्ड में। कहाँ सेव होती है? क्लिपबोर्ड में। किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है? रिसाइकिल बिन अर्थात कि हमने कोई भी चीज़ डिलीट की तो वह सेव कहाँ हो जाती है? रिसाइकिल बिन में। अब यदि हमको रिसाइकिल बिन से पुनः वह चीज़ पुराने स्थान पर वापस लानी हो तो वह किस बटन के प्रयोग से आएगी? तो वह आएगी रिस्टोर। किस बटन से? रिस्टोर या रिस्टोर कमांड से। अगला प्रश्न है विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद सर्वप्रथम जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? तो उस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाले सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम एमएस ऑफिस के अंतर्गत पढ़ते हैं? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम रिज्यूम या कोई निमंत्रण पत्र आदि टाइप करते हैं। एक्सेल जिसमें हम रिजल्ट आदि बनाते हैं। पावर पॉइंट जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और एक है एमएस एक्सेस। तो और लास्ट है पब्लिशर तथा आउटलुक। इन तीन जो ऊपर वाले तीन हैं इनका प्रयोग हम अधिकांशतः करते हैं। अगला है डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली सबसे ऊपर की लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार। डेस्कटॉप पर टाइटल बार की स्थिति कहाँ होती है? डेस्कटॉप पर जो टास्क बार और टाइटल बार में अंतर होता है। टास्क बार की स्थिति कहाँ होती है? तो यह होती है सबसे नीचे अंतिम में। कहाँ होती है? सबसे नीचे अंतिम में। टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? टाइटल बार के जो नीचे पट्टी होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको हम रिबन बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिबन बार। आईसी का पूर्ण नाम क्या है? आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार किसने किया? आईसी का आविष्कार किया था जे.एस. किल्वी ने। किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने टेराबाइट हार्ड डिस्क की क्षमता वाले कंप्यूटर का आविष्कार किया है? हाल ही में टेराबाइट हार्ड डिस्क की क्षमता वाला कंप्यूटर आविष्कार किया है। तो यह कंपनी है HCL। क्या है? HCL। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डाटा को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? डाटा। अगला प्रश्न है
डाटा कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक न्यूमेरिक डाटा होता है जो नंबर के रूप में लिखा जाता है, दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है जो ABCD के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो दी गई जो सूचनाएं होती हैं उनको हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं? डाटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, कौन सी डिवाइस कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं हार्डवेयर। क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। जैसे आपका कंप्यूटर क्या है, जो बाहर से आप मॉनिटर देखते हैं वह क्या है? तो वह हार्डवेयर है। जबकि जिस सॉफ्टवेयर पर आप काम करते हैं वह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। जैसे यदि आप फ़ोन पर ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो फ़ोन क्या है? हार्डवेयर। जबकि जिस सॉफ्टवेयर पे आप देख रहे हैं, माने ये यूट्यूब पर देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकत्रित नहीं होंगे तब तक सिस्टम पूरा नहीं कहलाता है। यदि आप किसी पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप किसको अपग्रेड करेंगे? तब हम उसके सीपीयू को अपग्रेड करेंगे। किसको? सीपीयू को। किसको अपग्रेड करेंगे? सीपीयू को। अगला है कि सीपीयू कंप्यूटर जो होता है वह प्रोग्राम को निष्पादित करता है किस रूप में? तो यह द्विआधारी पद्धति के रूप में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो यह करता है सीपीयू। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। अगला है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर के संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की जो संपादन क्षमता है उसको मापने की इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई है MIPS। MIPS का पूर्ण नाम क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या नाम होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट और ALU किसके भाग हैं? तो यह भाग हैं CPU के। किसके? CPU के। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो इसके लिए हम लगाते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव होता है वह 0 और 1 के रूप में सेव होता है। किसके रूप में? 0 और 1 के रूप में सेव होता है। इनको हम बाइनरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। CPU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट से बना होता है। CPU जो बना होता है वह हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है। और CPU को प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं। CPU को माइक्रोचिप अर्थात और कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU को क्या कहते हैं हम? माइक्रोचिप भी कहते हैं और कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पेंटियम। पेंटियम शब्द का संबंध है किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशकों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो यह होता है प्रोसेसर। देखिए, जहाँ समझाने का क्वेश्चन होगा वहाँ समझाऊंगा, ये तो याद करने के क्वेश्चन है, आपको याद करने ही होंगे। अगला है, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? तो क्या प्रोसेसर सर्किट में है, मेन मेमोरी में है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में है, कैश मेमोरी में है? तो यह होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है तथा तुलना करने का कार्य करता है। कंप्यूटर मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का स्थानांतरण कौन करता है? तो यह करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके तथा ALU के मध्य डाटा का स्थानांतरण कौन करता है? तो यह करता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का नर्व सिस्टम। क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है? निष्पादित करता है, यानी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन? स्लॉट्स करते हैं। विस्तार क्षमता क्या प्रदान करते हैं कंप्यूटर के लिए? स्लॉट्स। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट क्या है? तो कंटेनर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखते हैं। क्या है? कंटेनर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो इस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। अगला है, GIGO का पूर्ण रूप क्या है? GIGO का पूर्ण रूप होता है
गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला है गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है? तो यह है एक्यूरेसी से, परिशुद्धता से। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है माउस के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो माउस का आविष्कार जो जिसने किया था उनका नाम था डगलस सी एंजलवर्थ। क्या नाम था? डगलस सी एंजलवर्थ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ा पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंकड़ा पहुंचाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं? तो हम डाटा बस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डाटा बस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में हम एम्बेड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का? एम्बेड जो कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग करते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल, जबकि रैम वॉलेटाइल मेमोरी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला है लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? अब देखिए इसको मैं प्रैक्टिकल समझा सकता हूँ। ये जो प्रतीक है ये कर्सर है, ठीक, ये कर्सर है और देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, इसको ये ब्लिंक होने लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं कर्सर। ये टाइप गलत हो गया, कैरियर नहीं, कर्सर होता है यहाँ पर। क्या होता है? कर्सर। अगला है प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर को चलाता है और सूचना प्रोसेस करता है तथा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? सभी जानते हैं, बग कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा इंटरनेट चलाने की अनुमति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्राउज़र कहते हैं। आप फ़ोनों में भी यूज़ करते होंगे, क्या कहते हैं? ब्राउज़र। जैसे यूसी ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र या कोई भी, ओपेरा मिनी ब्राउज़र या ओपेरा ब्राउज़र। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट। क्या है? बिट। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। अगला है किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन के बारे में क्या बताता है? तो जो ब्लिंकर होता है वह हमारी पोजीशन बताता है। 2 भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? तो 2 भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना गेटवे कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटवे। मॉडेम की स्पीड को मापा जाता है बिट्स पर सेकंड में। मॉडेम जिसको हम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहते हैं, उसकी स्पीड किस में मापते हैं? तो उसकी स्पीड मापते हैं हम बिट्स पर सेकंड में। अगला प्रश्न है भारत में फ्री इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में फ्री इंटरनेट के जन्मदाता सबीर भाटिया को कहा जाता है। इनिएक का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनिएक का आविष्कार कब हुआ? सन 1946 में जॉन वॉन न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। इडसेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिलॉक स्टोरेज ऑटोमेट कंप्यूटर। यूनिवैक को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक को किस प्रकार के कार्यों में प्रयोग में लाया गया? तो यूनिवैक को व्यावसायिक कार्यों के प्रयोग में लाया गया। यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएलएसआई का पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो वीएलएसआई का पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है जीएसआई, तो जेंट स्केल इंटीग्रेशन। डिवाइस जो प्रोसेस नहीं करता क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डम टर्मिनल। वह डिवाइस जो कोई काम नहीं करता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं? डम टर्मिनल कहते हैं। सीसीटीवी कैमरा, मॉल में लगे कीबोर्ड तथा मॉनिटर आदि इसी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? डम टर्मिनल के। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। इनपुट करना, उसके उपरांत इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट करना और उसके उपरांत उसे स्टोरेज करना। पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ स्केल। अगला है बड़ी बड़ी संस्थाओं, रेलवे, जनगणना, फेसबुक, गूगल आदि के ऑफिस में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला है सबसे तेज़ गति से प्रोसेसिंग स्पीड किस कंप्यूटर की होती है, तो यह होती है सुपर कंप्यूटर की। किस कंप्यूटर की? सुपर कंप्यूटर की। अगला है वे कंप्यूटर जो निरंतर सिग्नल आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, तो यह कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो यह डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला है आईसीयू, हॉस्पिटल आदि में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस कंप्यूटर का? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। क्या? परम 8000। इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस और दूसरी इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में मध्यवर्ती कोड में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से उदाहरण है VCR तथा MICR और माइक टच स्क्रीन। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनपुट डिवाइस में मध्यवर्ती कोड में बदलने की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल बार किस प्रकार की की हैं, तो यह टॉगल की हैं। जबकि अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट मॉडिफायर की के उदाहरण हैं। होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, एरो की के उदाहरण हैं। किस प्रकार के? एरो की के उदाहरण हैं। स्पेशल की कौन कौन सी हैं, तो डॉलर, स्टार, हैज और एंड। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 12। कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है, यह स्पेस बार होती है। टैब की के द्वारा क्या किया जाता है, तो डबल स्पेस टैब की के द्वारा दिया जाता है। अगला है एक विशेष शब्दावली जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के निर्देशों के नियमों का सेट है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हार्डवेयर कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से समझ सकता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामर अर्थात यूजर आसानी से समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ उदाहरण हैं जावा, बेसिक, कोबल, फॉर्टन, C++, HTML आदि। C+ किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो ये मिडिल लैंग्वेज है। वह भाषा जो मेमोरी कोड में लिखी जाती है कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? असेंबलर की। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किस नाम से था? पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल द्वारा। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बेसिक आर्किटेक्चर बनाया था जॉन वान न्यूमैन। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, तो यह आविष्कार किया था JS किल्वी ने। भारत का पहला मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो यह है प्रत्यूष। गूगल की स्थापना कब और किसने की? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गूगल की स्थापना की थी किसने? लैरी पेज तथा सर्जे ब्रेन ने। किसने? लैरी पेज और सर्जी ब्रेन ने सन 1988 में 4 सितंबर को। कब? 4 सितंबर 1988 में। अगला है लैंग्वेज, इसको उपयोगकर्ता आसानी से समझ लेता है, तो ये कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। जावा किस प्रकार की भाषा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जावा लैंग्वेज को कब विकसित किया? 1991 में। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। और वैज्ञानिक का नाम था जिसने विकसित किया? जेम्स गॉसलिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह भाषा है जिसे प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है। सी लैंग्वेज जो थी उसको किसने विकसित किया, तो डेनिस एम रिची नाम के वैज्ञानिक ने। फॉर्टन क्या है? फॉर्टन का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे राइट वन रीड एनीवेयर कहा जाता है, तो वह लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज। अगला है ट्रांसलेटर जिसे असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, असेंबलर। प्रोग्राम में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीबग का प्रयोग करते हैं। सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कौन? कंपाइलर। प्रोग्राम में हुई त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? फॉल्ट। ध्यान रखिए, प्रोग्राम में यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको हम बग कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि होती है उसको हम फॉल्ट कहते हैं। विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो फॉर्टन है। और फॉर्टन लैंग्वेज का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला है तत्वों की एक श्रृंखला कंप्यूटर को बताती है तथा कार्य कराती है, क्या कहलाती है? प्रोग्राम। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक प्रकार के क्या हैं? ट्रांसलेटर हैं। किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए एक सेट के रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको? एल्गोरिथम कहते हैं। कंपाइलर का कार्य है कि यह सभी प्रोग्राम को एक बार में रीड कर ले और निम्न स्तरीय भाषा में बदल देना। कंपाइलर इंटरप्रेटर से अधिक तेज़ी से कार्य करता है और यह इंटरप्रेटर का
अपेक्षा अधिक मेमोरी भी खर्च करता है। अगला प्रश्न है इंटरप्रेटर, यह लाइन काम करता है, मतलब प्रति लाइन हर लाइन एक बार में पढ़ेगा और ये कम मेमोरी रखता है जबकि कंपाइलर की अपेक्षा धीमे काम करता है। अगला है कंप्यूटर की शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, तो कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न है लिनक्स का कोर हिस्सा जो सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है क्या है, कर्नल। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है, 2। अगला है MS एक्सेल में F12 दबाने पर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो F12 दबाने पर क्या हो जाता है, सेल एडिट मोड में चला जाता है। अगला है पॉप, HTMP, IMAP, ये सभी किस से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, तो यह ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं। FTP का संबंध किससे है, ईमेल से। MS पावरपॉइंट 2016 के वर्जन में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत करने की सामर्थ्य है, तो यह है 400%। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। स्मार्ट बटन एक्टिव होता है किस की के द्वारा, विंडोज़ की के द्वारा स्टार्ट बटन एक्टिव होता है। डाटा को प्रोसेस करते समय किस मेमोरी को प्रयोग में लाया जाता है, प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में कैसी होती है, तीव्र एवं महंगी होती है। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें परिवर्तन असंभव है कौन सी होती है, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में डाटा किस रूप में सुरक्षित रहता है, तो यह अस्थायी रूप में सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में डाटा प्रोसेस करते समय स्टोर रहता है जबकि प्रोसेस करने के उपरांत वह द्वितीयक मेमोरी में चला जाता है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का उदाहरण है, तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो पेज बनाने पर बने चित्रों को सिग्नलों के रूप में परिवर्तित करता है ताकि उसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सके, स्कैनर। ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट किसके भाग हैं, CPU के। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ALU कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है, तो ALU CPU का हिस्सा है क्योंकि CPU को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। गणना एवं तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग को प्रयोग में लाया जाता है, ALU को। ALU का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा रिसोर्स को मैनेज करता है, तो यह करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। CPU और इनपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, सिस्टम बस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो यह करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन, स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड को हम कंप्यूटर के किस हिस्से में इंसर्ट करते हैं, स्लॉट्स में। अगला है कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा को मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे, स्मृति से अर्थात मेमोरी से। क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिकल कंप्यूटर। अब जो क्वेश्चन है आपसे प्रैक्टिकल बेस पर पूछे गए हैं। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को ओपन करने पर प्रदर्शित होने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है होम स्क्रीन। कंप्यूटर होम स्क्रीन पर प्रदर्शित सबसे ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। कंप्यूटर में स्टेटस बार की स्थिति कहाँ होती है, सबसे नीचे। कंप्यूटर में टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है, तो टाइटल बार फाइल का नाम प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू कहाँ पाया जाता है, स्टेटस बटन पर पाया जाता है। किसी नई फाइल को सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में पहले से स्टोर फाइल को नाम बदलकर दोबारा स्टोर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। किसका, सेव एज। अगला प्रश्न है डाटा को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो यह करते हैं कंट्रोल V। डाटा को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है कंट्रोल C। कंप्यूटर की स्मृति में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए करते हैं हम Ctrl+F। अगला है कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+Home। क्या प्रयोग करते हैं, Ctrl+Home। अगला है हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम F1 का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद हमें जो स्क्रीन सबसे ऊपर प्रदर्शित दिखाई देती है वह क्या होती है, तो वह होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल आदि किस ब्लॉक में स्थित होते हैं, तो ये होम टैब के अंतर्गत होते हैं। पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन आदि किस टैब में होते हैं, तो यह इंसर्ट टैब में होते हैं। MS वर्ड 2016 में होम टैब के अंदर नया फंक्शन क्या है, तो यह है टेल मी व्हाट।
टेल मी व्हाट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है, तो यह है Alt+Q। अगला है किसी भी डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, ये डेस्कटॉप पर कहाँ दिखाई देता है, तो यह स्टेटस बार में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब सेलेक्ट होता है, तो होम टैब सेलेक्ट होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, तो उसके लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016 में फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ स्टोर होती है, तो माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, माई डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम Ctrl+W का। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+W का। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+O का। अगला प्रश्न है क्लिपबोर्ड कहाँ पर स्टोर होता है, तो यह होम टैब में। किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए उसके शुरुआती या आखिरी में कितनी बार माउस क्लिक करते हैं, तो इसके लिए हम 3 बार माउस क्लिक करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो यह एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो रिप्लेस के लिए हम Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस का अर्थ है कि किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कर देना। अगला प्रश्न है वैन का पूर्ण रूप क्या है, तो वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है लैन का पूर्ण रूप क्या है, LAN, तो इसका पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। अगला है मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मैन का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपोलिनियर एरिया नेटवर्क। किसी भी बिल्डिंग या कैंपस एरिया के अंदर किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो हम वहाँ पर करते हैं लैन का प्रयोग। PSTN का पूर्ण रूप क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगला है ARPANET का पूर्ण रूप क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला है नेट का पूर्ण रूप क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। DNS का पूर्ण रूप क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। नेटवर्क प्रोटोकॉल को किसी की सहायता से विकसित किया गया, ये किया गया था IPv4 की सहायता से। ईथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो ईथरनेट लैन प्रकार का नेटवर्क है, LAN। जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है वायरस। कंप्यूटर को बूट करने से वायरस की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ती है। लोकल एरिया नेटवर्क की कार्य क्षमता कितनी दूरी तक होती है, तो यह होती है 1 किलोमीटर तक। प्राथमिक मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। मानव मस्तिष्क से भी तेज क्षमता से कार्य करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो यह क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी कस्बे आदि में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो मैन प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं वैन का। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। MIPS शब्द का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर। CAT का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटराइज एक्वेंशियल टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है, तो ये साइबरनेटिक्स कहलाती है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल अप करके अनियंत्रित टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जाए या पढ़ी जाए तो उसको क्या कहते हैं, टेलीफैक्स कहते हैं। टेलीफैक्स क्या है, टेलीफैक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उससे दूर बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविजन के पर्दे पर देखा जा सकता है। UPC का संबंध किससे है, बारकोड के लिए। UPC का पूर्ण रूप यूनिवर्सल प्रोटेक्ट कंप्यूटर है। यूनिवर्सल प्रोटेक्ट कोड 12 डिजिट का नंबर होता है जिसे हमें उत्पाद भेजने वाले वेंडर का पता लगा सकते हैं। ये बारकोड के लिए प्रयोग की जाती है। शब्द जो है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जनरेशन। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मल्लपुरम केरल में। किस प्रकार की सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों तथा तंत्रों पर नियंत्रित निगरानी एवं आंकड़ा प्रदान करता है, कौन करता है, तो यह करता है फर्मवेयर। CGI का अर्थ क्या है, कमांड गेटवे इंटरफेस। अगला है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS का पूरा नाम क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके उसको क्या कहते हैं, वायरस। अगला है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, तो यह थी फोर्टन। फोर्टन का पूरा नाम क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन।
कंप्यूटर वायरस किसे नष्ट करता है? तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम को नष्ट करता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस कितनी होती है? 64 बिट। अगला है CRM का पूर्ण रूप क्या है? CRM का पूर्ण रूप है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर। विंडो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है कौन? मॉडेम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या दर्शाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। कंप्यूटर को बताता है कि उपकरण को कैसे प्रयोग करना है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था और मुझे आशा है इस PDF में जितना कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपको और सभी करा दिए गए हैं। चलिए, टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।